अपना फ्यूल एक्सपेंस कम करने के लिए बंदा लेता है भाई एक सीएनजी गाड़ी, जिसकी रनिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, और जो डीजल नहीं लेना चाहता तो वो बंदा भाई सीएनजी पे जाता है कि वही मैं सिटी में भी चला लूँगा और हाईवे भी चला लूँगा, और सीएनजी ईजिली अवेलेबल भी है आज की डेट में, तो सीएनजी गाड़ी ले ली। हाईवे पे तो चलो ठीक है भाई, मैनुअल ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे जैसे बंदे को तो लोकल में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सिटी ट्रैफिक के अंदर चलानी पड़ेगी आपको वही गाड़ी, तो भाई फिर कहाँ जाओगे? हाँ, फिर आप सोचोगे कि यार मैं ना कोई ऑटोमेटिक गाड़ी खरीद लेता, उसके अंदर सीएनजी किट लगवाता। लेकिन आफ्टर मार्केट जो सीएनजी किट है ना भाई, वो नहीं सही रहती, मैं सही नहीं मानता। क्योंकि देखो, जो गाड़ी सीएनजी लग के आती है ना कंपनी से, उसका ईसीयू उस हिसाब से ट्यून होता है, उसका सस्पेंशन उस हिसाब से ट्यून होता है। तो गाड़ी जो है ना भाई, अपना पेट्रोल और सीएनजी उन दोनों के हिसाब से उस पूरी गाड़ी को बनाया जाता है। और जो पेट्रोल वाली गाड़ी है उस पर आप फिर बाद में सीएनजी लगाते, फिर आप कहते हो यार प्रॉपर मज़ा नहीं आ रहा चलाने में, झटके बहुत मारती है, पंच नहीं आ रहा, वो फील नहीं आ रही। कैसे आएगी भाई? वो गाड़ी पेट्रोल की थी, तुमने उसको सीएनजी कर दिया। गाड़ी लो ऐसी जो पेट्रोल सीएनजी कंपनी फिटेड आती हो, और वही आती है भाई ये टाटा पंच। अब ये पहली ऐसी माइक्रो एसयूवी बन गई है जो आती है भाई सीएनजी के साथ एएमटी। जी हाँ, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है। इससे पहले टाटा ने भाई अपनी टियागो के अंदर भी सीएनजी में एएमटी दिया था, वो भी मैंने चला के देखी थी, उसमें भी सही था। अब मैं चला रहा हूँ भाई पंच को, क्योंकि पंच की सेल्स फिगर्स इतने ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिकती है भाई पंच। पिछले 4 साल में 7 लाख के आसपास भाई गाड़ी है बिक चुकी है। 5 साल हो जाएंगे इस साल इस गाड़ी को, तो 2021 में लॉन्च हुई थी भाई, तब से गाड़ी दबा के सेल हो रही है। देखो, टाटा का मेन फोकस सबसे पहला रहता है सेफ्टी के ऊपर, सेफ्टी के बाद फिर सारे पैरामीटर आते हैं। और टाटा तो भाई पता क्या लगा हुआ है कि ये भी देना है, ये भी देना है, ये भी देना है, ये भी देना है, तो आपको भाई बहुत कुछ मिल जाता है। बाकी वो सारे फीचर्स तो मैं आपको बताऊंगा जब मैं गाड़ी को रोकूंगा। अभी तो मैं चलाने का आनंद ले रहा था। देखो, एएमटी गियरबॉक्स क्या होता है? ये एक मैनुअल गियरबॉक्स के ऊपर ना एक्चुएटर लगाया जाता है, जो इसको बना देता है एएमटी, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, मैनुअल ट्रांसमिशन ही है। अब एएमटी ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशनों की भाषा में बोलूं तो सबसे किफ़ायती ट्रांसमिशन होता है, सबसे सस्ता ट्रांसमिशन है ये, अगर सारे ऑटोमेटिक्स को हम मिला के देखें। और सबसे शुरुआती दौर का यूँ कह लो, मतलब सस्ता है तो शुरुआत वाला आ गया। इसके बाद आपका सीवीटी हो गया, टॉर्क कन्वर्टर, डुअल क्लच आ गए, ठीक है। और ये थोड़ा सा ना हल्का सा जर्की होता है, आप इसको कह सकते हो। देखो मैं चलाऊंगा अभी इसको, नॉर्मल एक्सेलेटर करेंगे आप तब कोई दिक्कत नहीं। गियर जब हल्का सा जब आप चेंज करेंगे, मतलब जो गाड़ी गियर ऑटोमेटिकली गियर चेंज करेगी, उस टाइम पे आपको फील होता है। वो तो आपको देखो थोड़ा सा मैनुअल पे भी होगा, कोई ज़्यादा ही बढ़िया ड्राइवर होगा वो मैनुअल में पता नहीं लगने देता, अदरवाइज तो भाई पता लगता ही है कि गियर चेंज हुआ है। और वो गियर चेंज ना आपको इसके सिटी में तो खास ऐसे पता लगेगा नहीं, क्योंकि सिटी में आप कौन सा हैवी पंजे से गाड़ी चलाओगे, हल्के पंजे से ही आपकी गाड़ी चलेगी। अब आगे देखो कितने सारी बाइक्स चल रही हैं, तो इनको बचा के तो चलना है। अब मैं पिछले 17 किलोमीटर से इस गाड़ी को चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट अभी 10 किलोमीटर और मेरे को लेके जाना है इस गाड़ी को, तो वहाँ जाऊँगा फिर वापस फिर मैं चला के लेके आऊँगा। तो सिटी एंड हाईवे मेरा बहुत हो जाएगा, मोस्टली सिटी ट्रैफिक की में ही मैं चला रहा हूँ इसको। तो सिटी के अंदर भाई देखो ऐसा है, मेरे को एज सच कोई दिक्कत नहीं है, मस्त अपना डी पे लगा रखा है, और अपना हल्का सा एक्सेलेरेट करता हूँ और गाड़ी अपना चल देती है बढ़िया से, ठीक है। ये देखो थोड़ा पंजा हैवी दबाऊंगा अभी, तो जो 3-4 हज़ार RPM के बाद जाके ये गियर चेंज करते हैं, अगर आप इसको एक्सेलरेट करते हो तो। स्पोर्ट्स मोड क्या है इसका कि आप इसको मैनुअल में डाल दो और फिर आप अपना पैडल शिफ्टर्स का आनंद लो और भगाओ। भागेगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं भागेगी, भागेगी भाई। पावर फिगर्स मानता हूँ इतने ज़्यादा नहीं है, 73.4 bhp देती है, 103 Nm का टॉर्क देती है ये। तो पेट्रोल फिगर्स इसके अलग रहते हैं, सीएनजी में भाई आपके ये रहेंगे। एक छोटा सा स्विच यहाँ पे दे रखा है, इसको टैप करेंगे तो गाड़ी पेट्रोल पे मूव कर जाएगी, और इसको दबा देंगे तो सीएनजी पे। और ये भाई अगर आप सीएनजी पे ही चलाओगे इसको तो स्टार्ट भी सीएनजी पे हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि पहले पेट्रोल पे स्टार्ट होगी फिर सीएनजी पे शिफ्ट होगी, ये डायरेक्ट अपनी सीएनजी पे स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे आपने छोड़ा है वहीं से आप अपना इसको स्टार्ट करो। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है गाड़ी का, पावर स्टीयरिंग आपको गाड़ी के अंदर मिलता है। बोनट के एजेस आपको यहाँ आराम से विजिबल हैं, क्योंकि भाई जो ड्राइवर सीट है वो आपकी हाइट एडजस्टेबल आपको इसके अंदर मिलती है। स्टीयरिंग आपको भाई टिल्ट मिलता है, अभी चलती गाड़ी में तो नहीं दिखाऊंगा, पूरा चेंज हो गया है, नेक्सॉन वाला स्टीयरिंग व्हील आ गया इसके अंदर, इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो वाला। यहाँ से आप इसका MID कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता, वो पेट्रोल के अपर वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेगा, सीएनजी में क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता। हालांकि दे देना चाहिए था, ऑटोमेटिक गाड़ी है,
है, सब कुछ मांगोगे क्या? पैडल शिफ्टर दे दिए, ऑटोमेटिक दे दिया, अब क्रूज कंट्रोल भी चाहिए। पंजा अपने आप दबा लो। उसके अलावा ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आपको यहाँ मिल जाती हैं, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर आपको मिल जाते हैं, ऑटो डिमिंग IRVM आपको यहाँ मिलता है। स्क्रीन वही है 10.25 इंचज़ की, लेकिन ये थोड़ी सी स्लीक कर दी गई है। पहले भी आती थी पर ये स्लीक कर दिया। ये वाला जो टेक्सचर्ड प्लास्टिक है ये चेंज कर दिया है, एक बढ़िया प्रीमियम फिनिश देता है भाई आपको। ये थोड़ी सी अप मार्केट लगती है गाड़ी और ज़्यादा। यहाँ जो AC के कंट्रोल्स थे इनको टच पैनल में कर दिया गया है। अब टच पैनल की भाई पता क्या है, किसी को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे को ये समझ में थोड़ा कम इसलिए आता है क्योंकि जब भी आपको यूज़ करना पड़ेगा ना, इवन मैं मान लो देखो मैं CNG ढूंढ रहा हूँ, देखो तो मैं बिना देखे नहीं कर सकता। मेरे हाथ को ये देखो कब लगी, बिना देखे मैं नहीं कर सकता टच। कुछ भी मुझे अगर टच का यूज़ करना है तो भाई मेरे को यहाँ एक बार देखना पड़ेगा, तो वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा भाई रोड से। हाँ, AC टेम्परेचर और फैन स्पीड मैं यहाँ से मैनुअली कर सकता हूँ। उसके अलावा कुछ भी करना है मुझे इसको देखना पड़ेगा। 65 वोल्ट टाइप सी मिल जाता है आपको, एक यहाँ पे टाइप सी मिलता है, ठीक है, अगर आपको वायर्ड कनेक्ट करना हो तो। और एक अपना 12 वोल्ट आपको यहाँ मिल जाता है। वायरलेस चार्जर मिलता है। फ़ोन मैंने अपना एंड्रॉइड ऑटो इससे कनेक्ट कर रखा है और अपना वायरलेसली फ़ोन वहाँ पे चार्ज भी हो रहा है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले का फ़ायदा तभी आता है भाई जब आपकी गाड़ी में वायरलेस चार्जर हो, वहाँ वायरलेस ही चार्ज होता रहे और यहाँ अपना मस्त अपना चलता रहे वायरलेसली। और जिस गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जर नहीं ना, उसमें बेशक वायर्ड वाला आ रखा हो, जैसे मेरी हाइलक्स में है, तो वो भाई अपना वायर से अपना चार्ज भी होता रहता है और कनेक्ट भी हुआ रहता है, तो वो भी सही है। अभी सामने देखो, अब इतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा और उसमें भाई आपको तेल भी बचाना है, मतलब फ्यूल एक्सपेंस अपना बचाना है और मैनुअल से परेशान भी नहीं होना बार बार गियर चेंज में। वहाँ काम आता है भाई आपका SI AMT। अब देखो मैं मस्त अपना D में लगा के, कुछ नहीं करना मैंने, ब्रेक से पैर हटाऊंगा, हल्की गाड़ी चलेगी, रास्ता खुला मिल जाएगा, एक्सेलेरेट करके निकल जाऊंगा। कच्चे पक्के रास्तों पे भी भाई कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस आपको गाड़ी के अंदर मिलती है 193 mm की। और सस्पेंशन तो भाई पहले ही बहुत बढ़िया था, अभी भी बढ़िया ही है, तो सस्पेंशन की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अब CNG है तो भाई बूट के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा इस गाड़ी के अंदर। ये देखो ऑलरेडी हमारा एक बैग इसके अंदर रखा हुआ है, ये यहाँ तक आएगा और यहाँ मैं हाथ रख के ये देखो सेम इस साइज़ का एक बैग और रख सकता हूँ, प्लस इसके ऊपर मेरे 2 डफल बैग और आ जाएंगे, ठीक है। तो लगेज की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके नीचे भाई आपको डुअल सिलेंडर दिए गए हैं। ये देखो यहाँ बेल्ट लगी हुई है ना, इस बेल्ट को लूज़ करूँगा तो मैं इस चीज़ को उठा सकता हूँ यहाँ से। और मैनुअल जो वाल्व अगर मेरे को बंद करनी है तो वो यहाँ पे दिया गया है, देखो मैनुअल शट ऑफ वाल्व यहाँ पे नीचे लाल रंग की दी गई है। तो ये सही चीज़ है यार, हैं 2 सिलेंडर बना दिए, जैसे ट्रकों में नहीं लगे होते यार 2-2 4-4 सिलेंडर लगे होते हैं, इसी तरीके से भाई टाटा ने यहाँ 2 सिलेंडर कर दिए। और जो नॉर्मल पेट्रोल वाला था उसमें थोड़ा सा ये इतना सा डीप हो जाता है। बिल्कुल लगेज की जगह ना होने से बेहतर है भाई कि कम से कम आपके 2 बैग और अपने भाई 2 इस साइज़ के सूटकेस आराम से गाड़ी के अंदर आ जाएंगे। पीछे आपको बैक कैमरा मिलता है, वाइट लाइट्स मिलेंगी, 2 पार्किंग सेंसर आपको यहाँ मिलेंगे, कनेक्टेड टेल लाइट्स आपको यहाँ मिलती है, डिफोगर, वाइपर, शार्क फिन एंटीना, एक्स्ट्रा स्पॉइलर ऐड कर दिया गया है, पहले यहाँ तक आता था थोड़ी सी स्पोर्टीनेस देने के लिए, गाड़ी के एरोडायनामिक्स को बेहतर करने के लिए। और पीछे आपको ये सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिलती है। और ऐसा नहीं है कि भाई गाड़ी के अंदर 2 सिलेंडर आ गए तो स्टेपनी गायब कर दी। स्टेपनी ये देखो टाटा ने भाई साहब गाड़ी के नीचे दे रखी है, पंक्चर होने की स्थिति में या टायर फट जाए तो आप अपनी स्टेपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सी कंपनियां, इवन भाई मेरी हाईराइडर के अंदर भी भाई स्टेपनी नहीं दे रखी, बताओ, और उसके अंदर तो जगह भी है। क्यों कर रही है कंपनी ऐसी कॉस्ट कटिंग, बताओ यार, नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से यार सरकार को रूल बना देना चाहिए कि इंडिया के अंदर तो खासकर कुछ रूल बनते हैं ना हमारे इंडिया के हिसाब से कि भाई ये इंडियन मानक के अनुसार है, तो भाई स्टेपनी जरूर होनी चाहिए, चाहे वो मारुति हो, मर्सिडीज हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, जो मर्जी कंपनी हो भाई, कि आपको स्टेपनी तो देनी ही देनी पड़ेगी, ठीक है ना। चाहे BMW, ऑडी, जो भी हो, एनी कोई भी कंपनी है, स्टेपनी आपको देनी पड़ेगी। तो सेफ्टी की बात आएगी तो भाई टाटा का नाम सबसे पहले आएगा। और यहाँ टाटा ने दिखा भी रखा है, पीछे आप देख रहे होगे कि टाटा पंच की भाई बॉडी शेल रखी हुई है, वहाँ ऊपर 1 टन का वजन है। तो जो ये पिलर है ना भाई, C पिलर, B पिलर, A पिलर, ये इतने मजबूत है कि ये देख लो 1 टन का वजन तो रख के ही दिखा रखा है। और पीछे जो 2 टाटा पंच को हैंग कर रखा है, देख रहे हो, क्रेन के सहारे उठा रखी है भाई साहब। इंडिया में अब कोई एन कैप नहीं होना चाहिए, इनाम हो जाना चाहिए टाटा एन कैप। जैसे मैं बोलता हूँ ना लग्जरी गाड़ियों के लिए कि होना चाहिए वोल्वो एन कैप, कहीं से भी कुदा दो, तो आपकी गाड़ी अगर इतनी ऊंची पहाड़ी से भी गिर गई तो भी आपकी पंच को कुछ नहीं होगा। मतलब पंच के अंदर जो बंदे बैठे हैं उनको कुछ नहीं होने वाला, अगर उन्होंने प्रॉपर सीट बेल्ट लगा रखी होगी तो। अब गाड़ी के इंटीरियर के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे टाटा ने क्या चेंज किया है। पहले ना आपको यहाँ ये लॉक का फीचर नहीं मिलता था,
यही आपको अंदर दबाना पड़ता था, तो अब अलग से ये लॉक दे दिया गया है। यहाँ पे जैसे डैशबोर्ड के अंदर चेंज किया है, यहाँ पे भी ये टेक्सचर्ड आ गया है, बाकी पूरा डोर ट्रिम सेम रहने वाला है। एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट ज़रूर बढ़ा दिया है यहाँ पे, ठीक है। और जो फैब्रिक है वो बहुत बढ़िया है, फोम है, उसकी कुशनिंग बहुत अच्छी है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको यहाँ मिलती है, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ओवरऑल यार सेफ्टी और उससे रिलेटेड के सारे फीचर्स का ध्यान रखा गया। बेस वेरिएंट से इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ABS, EBD, उसके साथ साथ ESP भी आपको बेस वेरिएंट से ही मिलता है। अब CNG की बात करें, आओ इसके बोनट को खोल के आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ एक बार। अब इंजन भाई इसका 3 सिलेंडर है। अब 3 सिलेंडर इंजन भाई देखो छोटी मोटी वाइब्रेशन तो करेगा, तो 3 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आपको यहाँ पे दिया गया है। ये इसका CNG का सारा सिस्टम हो गया, ठीक है। उधर आपका ABS हो गया, ये आपका कूलेंट हो गया, ये वाइपर का पानी, ये ब्रेक फ्लूइड हो गया, बैटरी हो गई, एयर फिल्टर हो गया, ये ECU है, इसको थोड़ा कवर कर रखा है, अच्छा है। गाड़ी धोएंगे ना तो डायरेक्ट पानी नहीं जाएगा इसके ऊपर, तो ये सही है। एक बार इसकी ना वाइब्रेशन और चेक कर लेता हूँ कितना वाइब्रेट करता है स्टार्ट होते टाइम। अब आपने खुद से देखा कि कितना हिला है। अच्छा देखो, जो जर्क हल्का सा गियर शिफ्टिंग के टाइम पे फील होता है, या तो हम उसको जर्क बोल सकते हैं। स्पीड में भगाएंगे तो जर्क लगेगा, नॉर्मली चेंज करेंगे, मतलब एक नॉर्मल एवरेज स्पीड पे चल रहे होंगे हम, उस टाइम चेंज होएगा तो चेंज हो रहा है। लेकिन एक कचक कचक की आवाज़ आती है, वो थोड़ी सी मेरे को लगी, थोड़ी सी हल्की सी एक्स्ट्रा है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, इसके एक्चुएटर में दिक्कत ना आए। मोस्टली क्या होता है, जितने भी ये AMT ट्रांसमिशन होते हैं ना, इनमें किसी में 50,000 के बाद, किसी में 70,000, 80,000 के बाद, लाख के बाद ना दिक्कत आती है। किस चीज़ की? एक्चुएटर की। वो पूरा एक्चुएटर का मॉड्यूल वगैरह ना वो सारा चेंज करना पड़ता है, उसी में दिक्कत आती है और कहीं दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बाकी तो सारा मैनुअल ट्रांसमिशन होता है। तो उसकी कॉस्टिंग भाई अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग रहती है। जैसे मारुति के अंदर हम जाते हैं तो मेरे ख्याल से 60-70,000 का खर्चा है, क्योंकि वो पूरा चेंज ही होता है, उसमें कोई रिपेयर वाला सिस्टम नहीं है। आफ्टर मार्केट रिपेयर ज़रूर हो जाता है, पर मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप उसको रिपेयर कराओ। उसके अलावा टाटा में कितना आता है, मेरे ख्याल से इसमें भी 60-70,000 के आसपास का ही खर्चा रहता है। उसके अलावा फ्रंट की जो भाई इसकी शेप है वो भाई बहुत प्यारी लग रही है। फाइनली अब ये इकलौती गाड़ी बची थी जो अपने इस स्वरूप में आना बाकी थी। जैसे नेक्सॉन हो गई, टाटा हैरियर होगी, सफारी होगी, भारी भरकम बुलडोजर टाइप की जो शेप होती है ना, उसमें आई गई थी। फ्रंट ग्रिल जो इसकी अपर वाली है वो भाई बंद रखी गई है। आपको पियानो ब्लैक फिनिशर मिलेगी, बीच में टाटा का लोगो आएगा। यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा दिया गया है, नीचे आपको रडार का डमी रडार दिया गया है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि टाटा इसके अंदर ADAS भी ऐड कर देगा। और ये जो आप देख रहे हो, जो हर जगह लिखा गया है नई पंच के लिए कमांड मैक्स, वहाँ से भाई ये इसकी लोअर ग्रिल आई है। और फ्रंट में भाई इसके LED हेडलाइट्स आपको मिलेंगे, और LED ही आपको इसके अंदर फॉग लैंप मिलेंगे। यहाँ पे एयर डैम दिए गए हैं। अब बात आती है वर्डिक्ट की कि भाई ये गाड़ी बनी किन लोगों के लिए है, और दाम 8,54,000 से भाई ये गाड़ी स्टार्ट होती है। प्योर प्लस, एडवेंचर और अकॉम्प्लिश प्लस, 3 ही वेरिएंट्स के अंदर आपको इसका ये AMT ट्रांसमिशन मिलेगा CNG के अंदर। तो भाई अगर आपकी नीड है कि भाई मेरी तो CNG गाड़ी मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा है, मेरी फ्यूल एफिशिएंसी मुझे ज़्यादा चाहिए, तो भाई आप ये गाड़ी ले सकते हो। मुझे फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा चाहिए, प्लस मुझे ऑटोमेटिक भी चाहिए, क्योंकि अब तक मार्केट में कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये सिंगल एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर भाई आपको CNG के साथ AMT मिलता है। हो सकता है इसको देख के आने वाले टाइम में मारुति या हुंडई भी भाई ऐड कर दे अपनी एक्स्ट्रा के अंदर, या मारुति ऐड कर दे भाई अपनी विटारा, विक्टोरिस या ग्रैंड विटारा, उनके अंदर भाई ऐड कर सकते हैं। हो सकता है, ट्रांसमिशन तो है ही उनके पास AMT, और भाई टेक्नोलॉजी भी है, तो वो भी कर सकते हैं। मना किसने किया है? टाटा ने कोई पेटेंट तो करवाया नहीं इस चीज़ का कि भाई सिर्फ हम ही बेच रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि दे आर द फर्स्ट वन जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है भाई CNG के साथ AMT। एक चीज़ की मैं ज़रूर कहूँगा कि टाटा ने इसमें कमी छोड़ी है, कमी छोड़ेंगे ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जब आप चेक करेंगे कि CNG जब आप फुल कराएंगे तो CNG भाई ये रेंज नहीं दिखाती। CNG के आपको ब्लॉक दिखाएगी। माइलेज बहुत अच्छी है गाड़ी की, मैंने जब से इसको चला रहा हूँ एक भी ब्लॉक इसका ख़त्म नहीं हुआ है, तो माइलेज तो अच्छी खासी है गाड़ी की जो क्लेम करता है टाटा। लेकिन उसके अलावा यार एक डिस्टेंस टू एम्प्टी जर्नल होना चाहिए। पेट्रोल में आपको दिखाता है, पेट्रोल में एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी दिखाता है। सिटी में मैं इसको चला रहा था पेट्रोल में, तो 12, 12.5, 13 का मुझे माइलेज आ रहा था। अभी जितना मैं 30 किलोमीटर पुणे में इसको चला के लाया हूँ, आराम से निकाल रही गाड़ी। लेकिन जब भाई CNG ली है तो भाई CNG पे चलाओ ना भाई। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, कम से कम आधा टैंक आपको इसका पेट्रोल का फुल करके रखना है। बाई चांस इन एनी केस आपकी CNG खत्म हो गई, आपकी रेंज का पता है नहीं, तो फिर क्या करोगे? तो पेट्रोल पे चलानी पड़ेगी ना। तो बेटर है हाफ टैंक करके रखें, बिल्कुल खाली मत रखें, और ये तो थोड़ा सा अपना पेट्रोल है वो अपना डाल के रखें गाड़ी के अंदर। बाकी भाई मुझे ओवरऑल गाड़ी अच्छी लगी,
फीचर्स भी आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। कनेक्टेड फीचर्स आयरा, इसके अंदर जो ऐप है टाटा का वो भी चलता है, सनरूफ आपको मिल जाती है। सबसे मेन बात भाई, इस सेगमेंट में जो पूरा परिवार चलता है साथ में, तो भाई उसको सेफ्टी भी मिलती है। तो सेफ्टी भी मिल गई, माइलेज भी मिल गई, कन्वीनियंस मिल गई AMT की, तो और क्या चाहिए। बाकी आप बताना आपको कैसी लगी भाई टाटा पंच CNG AMT। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।